बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। अल्लाह पाक आप लोगों को ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में रखे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग 5 चैप्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 6 है, जो कि है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल के बारे में मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। और पीरियोडिक टेबल में हम क्या देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक एलिमेंट्स को हमने सबसे पहले कवर किया था, ठीक है। फिर उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट को कवर किया हमने, और अब जो है हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स को कवर करेंगे। तो पीरियोडिक टेबल का आप लोगों को पता है कि ये यहाँ पे जो 2 कॉलम्स होते हैं ये आपके पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, और यहाँ पे जो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। उनकी डिटेल में मैं नहीं जा रही। यहाँ पे एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के दरमियान में जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। और नीचे पीरियोडिक टेबल के एंड पे जो है वो 2 सीरीज़ प्रेजेंट होती हैं, उनको हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बेसिकली हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये पीरियोडिक टेबल मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर सकी। आप लोग जो है ना पीरियोडिक टेबल में ज़रूर देखिएगा इनको, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को फर्दर हम 4 सीरीज़ में डिवाइड कर देते हैं, 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़ और 6D सीरीज़, ठीक है। 3D, 4D और 5D को बेसिकली हम लोग देखते हैं क्योंकि 6D सीरीज़ जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो उनको हम स्टडी नहीं करते। और 3D, 4D, 5D में से हम 3D एलिमेंट्स को कम्प्लीटली ईच एंड एवरी एलिमेंट को डिटेल में फिर आगे उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। 4D और 5D को जस्ट हम जर्नल सा उनका ओवरव्यू लेते हैं, ठीक है। तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और इनमें से जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको हम कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब हम अपने नोट्स के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं, इनको देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या कुछ है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये मैंने आपको पहले बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनका जो डी ऑर्बिटल होता है वो हाफ फील्ड होता है, और एफ सबशेल जो होता है वो भी उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। मीन के डी और एफ 2 ब्लॉक्स मैंने आपको बताया, ठीक है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका डी या फिर एफ सबशेल्स जो हैं वो पार्शली फिल्ड हों। मीन पार्शली फिल्ड से मुराद यहाँ पे है कि जैसे डी में टोटल आपको पता है कि 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके डी ऑर्बिटल के अंदर जो है वो 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। याद रखिएगा कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके डी में जो है वो 1 से 9 तक इलेक्ट्रॉन्स होंगे। D10 वाले जो हैं उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नहीं काउंट करते, ठीक है। इसके अलावा D0 वालों को भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हम लोग काउंट नहीं करते हैं। और इसी तरह F वाला जब हम स्टडी करेंगे तो वहाँ पे F की भी डिटेल देखेंगे। फिलहाल आप D की डिटेल देखें कि D में टोटल 1 to 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। D 1 to 9 तक अगर है कन्फिग्रेशन तो ऐसे एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। और D10 वाले और D0 वाले जो हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स में काउंट नहीं होते, ठीक है। क्यों काउंट नहीं होते उसका आंसर आपको जल्द मिल जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद जी हम ये कहते हैं कि इनकी ये जो हाफ फिल्ड डी या एफ सब शेल किस स्टेट में होना चाहिए। किसी भी कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट में इनका डी या एफ सब शेल जो है वो हाफ फिल्ड होना चाहिए, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ 4 सीरीज़, ये मैंने आपको पहले बता दिया। 4 सीरीज़ होती हैं, 3D, 4D, 5D एंड 6D। और यहाँ पे 6D का मैंने मेंशन कर दिया कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, रेयर हैं, इसलिए इनको हम स्टडी नहीं करते। 3D, 4D, 5D को हम देखते हैं। 3D सीरीज़ में हमारे पास स्कैडमियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक आ जाते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। इनका सीक्वेंस इस तरह से आप लोग याद करें कि ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ना, यहाँ पे ये 3B एलिमेंट यानी कि 3rd B ग्रुप से बिलोंग करते हैं, फिर 4th B है, फिर 5th B, 6th B, 7th B, 8th B में हमारे पास 3 कॉलम्स आ जाते हैं, ठीक है। फिर 1st B आ जाता है और फिर 2nd B आ जाता है। तो इनका सीक्वेंस इसी तरह याद रखें, और ये भी याद रखिएगा कि 8th B में हमारे पास 3 ग्रुप्स आ जाते हैं, ठीक है। तीनों कॉलम्स जो हैं ये 8th B ग्रुप में काउंट होते हैं। उसके बाद जी अब इनके नेम याद कर लें, इनका सीक्वेंस याद कर लें, इनके सैम्बल्स याद कर लें, इनका एटॉमिक नंबर याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद जी आप लोगों ने क्या करना है कि इन पे कुछ पे मैंने सर्कल किया है, तो इनकी कुछ स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। मीन के अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर आप कह सकते हैं क्रोमियम और कॉपर का, ठीक है। तो क्रोमियम और कॉपर की कन्फिग्रेशन की आप बात करें ना, वैसे तो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो इनकी वैलेंस शेल की कन्फिग्रेशन होती है स्कैडमियम की 3D1 4s2, और जो है ना टाइटेनियम की 3D2 4s2, देन 3D3 4s2, यहाँ पे 3D4 4s2 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आपके पास 3D5 4s1 हो जाता है, ठीक है, 4s1 हो जाता है। तो यहाँ पे डी में 5 इलेक्ट्रॉन्स क्यों आ गए हैं कि क्योंकि डी ऑर्बिटल जो है इसमें टोटल जो है वो आपके पास 5 सब शेल्स होंगे ना, तो हर एक में जो है वो एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये स्टेबल कन्फिग्रेशन हो जाती है। इस स्टेट में क्रोमियम जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इस वजह से इसकी डी की 5 जो है वो कन्फिग्रेशन होती है इस बजाय इसके कि D4 हो, ठीक है। तो D5 4s1 होगा, 3D5 4s1। मैंगनीज की
3D5 4s2 इसकी जो यूजुअल है, जैसे चाह रही थी कन्फिग्रेशन, आयरन की 3D6 4s2, देन कोबाल्ट की 3D7 4s2, निकल 3D8 4s2 एंड फिर कॉपर की आ जाती है 3D10 4s1। अब 10 में जो है 10 का मतलब ये है कि इसमें जो है वो पेयरिंग हो गई है इलेक्ट्रॉन की, ये हाफ इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन था, तो अब जो है वो डबल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 3D10 जो है ये भी हाफ फिल्ड या फिर कम्प्लीटली फिल्ड जो सब शेल्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल कन्फिग्रेशन होती है। तो कॉपर की भी ये 3D10 वाली जो है ये मोस्ट स्टेबल कन्फिग्रेशन है, तो इस वजह से कॉपर जो है वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करना पसंद करता है, तो इस वजह से जो है इसकी ये कन्फिग्रेशन होती है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो हैं वो बाकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से थोड़ी डिफरेंट है, इनको लाजमी याद रखिए, क्रोमियम और कॉपर की। उसके बाद जिंक की बात करते हैं, तो जिंक की 3D10 4s2 इसकी भी यूजुअल कन्फिग्रेशन होती है, जैसे हम पीछे सीरीज़ में देख रहे थे। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद रख कर लें, ठीक है। और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये हमने वैलेंस शेल की देखी है, बाकी इसकी आर्गॉन को पुट करेंगे और लास्ट शेल की कन्फिग्रेशन। आर्गॉन के जो है वो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 18 इलेक्ट्रॉन जहाँ पे फिल हुए, और कैडमियम के टोटल कितना है, एटॉमिक नंबर 21 है, तो 18, और एस में 2 इलेक्ट्रॉन 19 20 और एक डी में 21, तो इसके 21 पूरे हो गए। टाइटेनियम के इसी तरह 18 आर्गॉन वाले आ जाएंगे, इसी तरह स्क्वायर ब्रैकेट में हम आर्गॉन लिखेंगे, फिर उसके आगे 3D2 4s2 लिख देंगे, तो इसके 22 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। वेनेडियम के आर्गॉन की कन्फिग्रेशन के आगे जो है हम मीन की पूरी कन्फिग्रेशन नहीं लिख रहे, जस्ट हमने वैलेंस शेल की कन्फिग्रेशन लिखी है, और साथ में जो है स्टार्टिंग में हमने एक नोबल गैस जो है उसको पुट कर दिया है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हमने जो है वो पूरे कर दिए हैं इनके। उसके बाद जी 4D सीरीज़ की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा कि कैडमियम जो है ना, इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्यों काउंट नहीं कर रहे, मीन के ये टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्यों काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि ये जो मोस्ट स्टेबल जो ज़्यादातर इसकी अकरिंग स्टेट है वो है जी कैडमियम 3 पॉजिटिव, मीन के इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो इसका मतलब ये है 3 पॉजिटिव का मतलब ये है कि स्कैंडियम ने अपने 21 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए। 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लूज़ होंगे, वैलेंस शेल में से लूज़ होंगे, तो वैलेंस शेल में से 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे, तो एस में से दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, डी में से एक चला जाएगा। तो अब ये जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। मीन के हमने कहा था कि ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनके डी में 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। तो कैडमियम जो है इसकी जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, या जिस फॉर्म में ये पाया जाता है वो है Sc3 पॉजिटिव। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किए, तो इसके डी वाले इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गए, मीन के डी 0 हो गया, तो इस वजह से इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद जी जिंक और कैडमियम और मरकरी की बात करें, ये जो ऊपर नीचे एक ही ग्रुप में आ रहे हैं, 2B वाले एलिमेंट्स जो हैं, 2B वाली एलिमेंट्स ये जो बिल्कुल एक्सट्रीम पे लास्ट पे आए हुए हैं, तो इनको जो है ना, इनकी कन्फिग्रेशन जो होती है वो D10S2 होती है, तो इनको भी हम टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि D10 हो गया, मैंने कहा था कि D1 to 9 हो तो फिर जो है वो आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे, तो इनको भी हम काउंट नहीं करते, जिंक कैडमियम और मरकरी को। 4D सीरीज़ में आप आ जाएँ तो इसमें आपके पास जटर्बियम है, जिरकोनियम, मोलिब्डेनम नोबेलियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम है, देन प्लाडियम, सिल्वर है, कैडमियम है, और बस। तो ये जो 10 हैं ये 4D सीरीज़ में आ जाते हैं, ठीक है। इनका भी मैंने आपको निमोनिक बताया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली याद करें, और जिन बच्चों ने पहले से वो लेक्चर ले लिया था तो उनके लिए तो बहुत बेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे मैं नहीं बताऊँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद सर्च करें, आप लोग खुद जो है इस चीज़ को, पिछले लेक्चर्स को भी रिवाइज़ किया करें, ताकि आपके माइंड में जो है वो एक कनेक्शन बना रहे और चीज़ें जो है वो आपको भूलें नहीं। तो पीछे वाले लेक्चर को रिवाइज़ करके आप लोग देखें कि मैंने क्या निमोनिक बताया था, या फिर अपना कोई निमोनिक बनाएं और उसके अकॉर्डिंगली इनको याद करें। इनका एटॉमिक नंबर याद करें 39 to 48 है, ठीक है। जटर्बियम का 39 है, और देन आगे चलता जाएगा 48 तक। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वैलेंस शेल की देखें तो 4s1 5s2 और 4d1 5s2 4d2 5s2 4d4 आ जाएगा देन, ठीक है। ये थोड़ी सी जिनकी डिफरेंट है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन एलिमेंट्स की, तो इन पे आप लोगों ने खसूसी तवज्जो देनी है, इनको अच्छी तरह करना है, ठीक है। 4d4 हो गया यहाँ पे, 4d5 देन 4d6 देन 4d7 4d8 एंड 4d10, और यहाँ पे भी 4d10 है। तो इन सब की एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ख़ास तौर पे आपने प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद 5D सीरीज़ पे आ जाते हैं। लेंथनम है फर्स्ट वन, देन यहाँ पे लेंथनम के बाद जो है ना वो लेंथेनाइड वाली सीरीज़ आ जाती है, तो उसके बाद एटॉमिक नंबर आप देखें 57 से फिर 72 हो गया, ठीक है। 72 हो गया हाफनियम का, और हाफनियम के बाद है आपके पास टेंटलम है, देन टंगस्टन है, देन रीनियम है, ऑस्मियम, इरिडियम,
प्लाटिनम है, गोल्ड है एंड देन लास्ट में मरकरी है। ठीक है, तो इनके एटॉमिक नंबर्स याद करें, देखें, ये भी देखें कि कहाँ पे जो है वो लेंथेनाइड सीरीज़ आ रही है। लेंथेनाइड सीरीज़ जो है वो 5D सीरीज़ से बिलोंग करती है और एक्टिनाइड सीरीज़ जो है वो 6D सीरीज़ से। ये भी इंपॉर्टेंट है MCQs के लिहाज से, इनको भी याद रखें। 6D सीरीज़ को तो हम वैसे ही नहीं स्टडी कर रहे, तो लेंथेनाइड के बाद वाले जो है वो लेंथेनम के बाद वाले लेंथेनाइड सीरीज़ है, तो 5D सीरीज़ से बिलोंग करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट की, जो फर्स्ट सीरीज़ वाले एलिमेंट हैं। ठीक है, इनके एटॉमिक नंबर याद रखें। उसके बाद जी इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और दो एलिमेंट्स जो हैं उनकी थोड़ी डिफरेंट होती है, तो इन दोनों की भी याद रखें। ठीक है, 5D 9 6s1 एंड 5D 10 6s1। बाकी जो है इनकी सबकी वैसे ही है जैसे नॉर्मली होती है। ठीक है, और उसके बाद अच्छा, एक तो मैंने ऊपर आपको बताया था ना इन तीनों का, जिंक, कैडमियम और मरकरी का, कि ये जो है वो इनको ट्रांजिशन एलिमेंट भी नहीं कहते और इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है जस्ट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जो S और P ब्लॉक एलिमेंट के दरमियान में आते हैं, जिनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मीन के वो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। लेकिन जिंक, कैडमियम और मरकरी जो हैं ये एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली शो करते हैं, +2। तो ये भी इसकी एक रीज़न है कि जो है इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते। उसके बाद जी 6D सीरीज़ का मैंने आपको बता दिया कि इसको हम नहीं काउंट करते क्योंकि ये रेडियो एक्टिव और रेयर एलिमेंट्स हैं। फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखें तो साइज़ की बात करें तो पीरियड के अंदर जब हम जाते हैं ना 3D सीरीज़ में, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, इन तीनों की जो है इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना इनका, वो डोमिनेट कर जाता है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन के ऊपर। ठीक है, मीन के न्यूक्लियस होता है ना सेंटर में, फिर फर्स्ट शेल होगा, देन सेकंड शेल होगा, देन थर्ड शेल होगा, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है एटम का। यहाँ पे कुछ ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा बन गया। तो यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को स्पेशली, तो वो जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक, वो डोमिनेट कर जाती है ओवर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन्स। मीन के ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में एक दूसरे को रिपेल भी कर रहे होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्जन भी होती है, लेकिन न्यूक्लियस जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट भी कर रहे होते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो डोमिनेट कर जाती है, किस केस में, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम के केस में। तो इस वजह से यहाँ पे साइज़ जो है वो डिक्रीज़ करता जाता है, स्कैंडियम का सबसे ज़्यादा, देन टाइटेनियम का उससे कम, वेनेडियम का उससे कम, क्रोमियम का उससे कम, फिर मैंगनीज़ का इससे ज़्यादा हो जाता है इनसे। और ये यहाँ पे ये पॉइंट याद रखने वाला है, आयरन, कोबाल्ट और निकल, इन तीनों का जो साइज़ है वो तकरीबन इक्वल होता है, क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन दोनों तकरीबन इक्वल हो जाती हैं। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है यहाँ पे याद रखने वाली। ठीक है, रीजंस याद रखा करें हर एक चीज़ का। उसके बाद कॉपर और जिंक की बात करें तो इनमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन्स जो हैं वो डोमिनेट करते हैं, तो इनका साइज़ जो है फिर इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, कॉपर का ज़्यादा और जिंक का फिर उससे ज़्यादा है। ठीक है, प्रीवियस मेंबर से, मीन के प्रीवियस एलिमेंट्स के रिलेशन से मैंने ये बात एक्सप्लेन किया। ग्रुप में हम बात करते हैं ना, तो ग्रुप में आपने ये ट्रेंड याद रखना है कि 3D सीरीज़ वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका साइज़ सबसे कम होता है, उसके बाद 4D वालों का उससे ज़्यादा, और फिर 5D वालों का जो है वो 4D के तकरीबन इक्वल होता है। ठीक है, मीन के डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं ना, तो 3D सबसे ऊपर है तो उनका साइज़ सबसे कम, फिर 4D उनसे नीचे हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पे शेल की एडिशन भी होगी, तो इस वजह से जो है ना उनका साइज़ ज़्यादा हो जाता है। और 4D और 5D का क्यों इक्वल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे फिर 5D में आपको पता है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वाली लेंथेनाइड सीरीज़ भी आ जाती है, तो इस वजह से जो है ना वहाँ पे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वहाँ पे साइज़ तकरीबन उनका इक्वल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उनकी पुअर स्क्रीनिंग होती है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोगों ने देख लेना है कि 3D का सबसे कम है साइज़, 4D और 5D वालों का तकरीबन इक्वल है, ड्यू टू लेंथेनाइड्स कॉन्ट्रैक्शन एंड ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जी इफेक्टिव इंक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से जो है वो इनका साइज़ तकरीबन इक्वल हो जाता है। यहाँ पे मैंने ये 3D सीरीज़ के एक मेंबर की और दो मेंबर जो हैं 4D और 5D वालों की एग्जांपल दे के यहाँ पे मेंशन कर दिया, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और ये जो आपके पास जो है 3B वाले एलिमेंट्स हैं ना, तो यहाँ पे ये वो एलिमेंट्स हैं कि जहाँ पे आपके पास इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। ठीक है, मीन के स्कैंडियम, यटर्बियम और लेंथेनाइम के बाद ही जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं, मीन के एफ ब्लॉक वाली दोनों सीरीज़ लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की, तो ये पहले मौजूद हैं। तो इनमें नॉर्मल जो है ये एलिमेंट्स जो हैं वो नॉर्मल ट्रेंड शो करते हैं, क्योंकि ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ से पहले प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो नॉर्मल ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में जैसे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग देख चुके हैं कि डाउन द ग्रुप जो है वो साइज़ इंक्रीज़ करता है, तो इनमें भी सेम वही ट्रेंड फॉलो होता है कि डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज़ करता है, स्कैंडियम का सबसे कम, यटर्बियम का उससे ज़्यादा और लेंथेनम का सबसे ज़्यादा, तीनों में से। ठीक है, उसके बाद ये आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन होता है विद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड साइज़। ठीक है, इनकी रेशो के।
ठीक है। तो मीन के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली रिलेटेड है आयनाइजेशन एनर्जी और साइज़ के इन्वर्सली रिलेटेड है। मीन के जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी, और जितना ज़्यादा साइज़ होगा उतनी कम आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी। 3D 4D और 5D में आप देखें तो 5D वाले एलिमेंट्स की सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, 3D वालों की उससे कम और 4D वालों की सबसे कम। इसमें एग्जांपल आपके पास आ जाती है गोल्ड, कॉपर एंड मरकरी की, ठीक है। 5D वालों को ज़्यादा है 4D वालों से ड्यू टू लेंथनाइड्स कॉन्ट्रैक्शन। उसमें मैंने आपको बताया कि 4f14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से वहाँ पे जो है ना स्क्रीनिंग उनकी बहुत पुअर होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की स्क्रीनिंग जो है वो पुअर होती है, तो न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा हो जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ जाता है। मीन के एफ वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अच्छे से स्क्रीन नहीं कर सकते न्यूक्लियस को, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा हो जाती है। तो वो ज़्यादा जब इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं तो वैलेंस शेल जो है वो कंट्रैक्ट करता है, मीन के न्यूक्लियस के करीब होता है, तो साइज़ कम हो जाता है, ठीक है। 3D सीरीज़ में आप देखें तो 3D सीरीज़ में नॉर्मल ट्रेंड ये है कि लेफ़्ट टू राइट हम मूव करते जा रहे हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ करती जा रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ वेरिएशंस भी हैं। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आना था, और उसके बाद जी वेनेडियम आना था, उसके बाद क्रोमियम आना था। तो यहाँ से जो है ना इसने आना था स्कैंडियम के बाद, तो ये एक थोड़ी सी वेरिएशन आई। फिर ये उसी तरह फिर आयरन जो है वो मैंगनीज़ के बाद था, और ये कॉपर जो था ये यहाँ पे था जिंक से पहले। तो इसको आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है। थोड़ी सी चेंजेस हैं, ये एग्जैक्ट वो नहीं है कि हम लेफ़्ट टू राइट मूव करें तो इंक्रीज़ करती जाती है आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू। अच्छा जी, डेंसिटी की बात करते हैं। तो डेंसिटी आप देखें तो स्कैंडियम, देन टाइटेनियम, देन वेनेडियम और क्रोमियम फिर आना था, लेकिन फिर जिंक आ गया, ठीक है। और जिंक जो था वो बिल्कुल लास्ट पे था, लास्ट पे प्रेजेंट था, तो लास्ट से यहाँ पे आया जिंक, और बाकी सारा सेम है, ठीक है। मीन के लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारे पास जो है वो डेंसिटी की वैल्यू इंक्रीज़ करती है, एक्सेप्ट जिंक जो है वो लास्ट से जो है वो आ जाता है वेनेडियम के बाद। तो इस सीक्वेंस को भी याद रखें। और उसके बाद जी मेल्टिंग पॉइंट की बात हम करते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट में जो है ना 3D 5D एंड 4D, 3D का सबसे ज़्यादा 5D वालों का सबसे ज़्यादा, देन 3D वालों का, देन 4D वालों का। तो ये ट्रेंड हमने पीछे भी कहीं देखा होगा, आपको याद होगा, ठीक है। एक्सेप्शन इसमें कुछ दी हुई है, लेकिन उससे पहले हम डिटेल इसकी देख लें कि मेल्टिंग पॉइंट का डायरेक्टली रिलेटेड होता है विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एंड मेल्टिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। एंड इसके अलावा आप लोगों ने ये याद रखना है, अच्छा ये दो बातें तो पहले याद रखें ना, और इन दोनों बातों के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि वो वाला एलिमेंट जिसमें जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा और उसका उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो टंगस्टन जो है इसका सबसे ज़्यादा जो है वो मेल्टिंग पॉइंट होता है 3410 डिग्री सेल्सियस सारे डी ब्लॉक में से, ठीक है, ये याद रखिएगा, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट का एक ग्राफ याद कर लें, ये वाला। इसमें आप देखेंगे कुछ इस तरह से है ग्राफ कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक बढ़ता जाता है, मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू बढ़ती जाती है, मैंगनीज़ की कम होती है, देन आयरन से जिंक तक डिक्रीज होती जाती है। तो इसमें रीज़न ये है कि मैंगनीज़ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अब अगर आप देखें तो 3D5 है, 5 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अनपेयर्ड हैं, ज़्यादा स्टेबल हैं, लेस डिलोकलाइज्ड हैं, मीन के ज़्यादा न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से साइज़ जो है वो कम हो जाता है। और यहाँ पे जो है ना साइज़ कम होने की वजह से फिर मेल्टिंग पॉइंट जो है वो यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाता है। मीन के इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्टेड है ना, तो न्यूक्लियस उन्हें ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो वो इतने ज़्यादा मीन के वो लेस डिलोकलाइज होने की वजह से मेटेलिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। तो स्ट्रक्चर मैंगनीज़ का कुछ इस टाइप का हो जाता है, उसकी जो पैकिंग होती है वो कुछ इस तरह से हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज नहीं होते, इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो इसकी मेटेलिक बॉन्डिंग जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है। उसके बाद जी नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास है मैंगनीज़ के बारे में ही मैंने लिखा है कि ड्यू टू मेटालिक स्ट्रक्चर, पैकिंग की बात कर ली हमने, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3D5, इसमें जो सिमेट्री पैदा हो जाती है, मीन 5 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सिंगल इलेक्ट्रॉन हैं, सिमेट्रिकल हैं और स्टेबल हैं, तो इस वजह से जो 5 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं न्यूक्लियस की तरफ, तो वो डीलोकलाइजेशन के लिए अवेलेबल नहीं होते, जिस वजह से इसका मैंगनीज़ का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है 3D सीरीज़ में, ठीक है। इसके अलावा नंबर
नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्टली रिलेटेड होता है, रिलेशन होता है विद स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। ये पहले भी बता दिया। जिंक की बात करते हैं ना, तो जिंक का भी कम, जिंक में जो है D10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जिंक की, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइजेशन नहीं करते और इस वजह से जो है इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है जिंक का भी कम होता है डी ब्लॉक एलिमेंट में। कॉपर की बात करते हैं। अच्छा जी, ये कुछ डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए थे। मैं सोच रही थी चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में मेंशन करेंगे, लेकिन यहीं पे जो है वो मैंने मेंशन कर दिए हैं, तो आप लोग चाहें तो साथ में पढ़ लें, नहीं तो इनको फिर चैप्टर कवर करने के बाद एंड पे कर लीजिएगा। मैं आपको बता देती हूँ, अगर हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो जो कॉपर है, जस्ट कॉपर ही वाहिद एलिमेंट है जिसका पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है। इस वजह से कॉपर जो है वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता। ये एक थोड़ा डिफरेंट पॉइंट था, इसको याद रखिए। इसके अलावा बाकी सारे डी ब्लॉक एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव होता है। FeSO4.7H2O को ग्रीन वाइट रोल कहते हैं, ZnSO4.7H2O को वाइट वाइट रोल कहते हैं, CuSO4.5H2O को ब्लू वाइट रोल कहते हैं। इसको जब हीट करते हैं तो CuSO4 बन जाता है, कलरलेस होता है, एनहाइड्रस होता है। ZnO को फिलोसफर्स वूल कहते हैं या चाइनीज़ वाइट कहते हैं। CrO5 को ब्लू बटरफ्लाई कहते हैं, और ब्लू बटरफ्लाई से इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। क्रोमियम और फिर क्रोमियम के साथ 5 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन जो है वो सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हैं और फिर उनका आपस में भी बॉन्ड है, और एक ऑक्सीजन जो है क्रोमियम के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। इसके अलावा V2O3 जो है ये बेसिक है, V2O4 जो है ये लेस बेसिक है, एंड V2O5 जो है ये एम्फोटेरिक है। तो ये थोड़े डिफरेंट पॉइंट थे, इनको याद कर लें, MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं